हेलो स्टूडेंट। मैं अभिषेक जंगीड़ स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, वो चीज हम देखेंगे। तो हम क्वेश्चनों पे जाने से पहले सबसे पहले इसका बेसिक जो क्लियर कर लेता है, इसमें क्या इसका बेसिक है, क्या क्या चीज इसमें काम आने वाली है। तो मैं कहूंगा कि इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल मिलाकर इसमें बेसिक जो चीज है वो हमारी आसपास में होने वाली चीजें जो हैं, ठीक है, आसपास में जो हम चीजें देखते हैं, जो हमने देख रखी है या सुन रखी है, ठीक है, वही चीजें हमारी यहाँ पर काम में आएगी। वो हमें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। बेसिक नॉलेज के जरिए मतलब एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो एग्जाम्पल जैसे कि मैं देता हूं कि हमारी पतंग जो होती है, पतंग सभी ने उड़ाई होगी, पतंग या देखी होगी, नहीं भी उड़ाई है तो पतंग जो होती है वो जब उड़ती है, ठीक है, पतंग जो होती है जब वो उड़ती है तो वो कैसे उड़ती है, तिरछी उड़ती है या सीधी उड़ती है। ठीक है, हवा में आसमान की तरफ जब वो उड़ती है तो बिल्कुल सीधी उड़ती है या वो तिरछी उड़ती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पतंग उड़ती है वो कैसी उड़ती है, तिरछी उड़ती है। कैसी उड़ती है, हमेशा तिरछी उड़ती है, हमारे सर के ऊपर वो नहीं उड़ती है, बिल्कुल सीधी नहीं उड़ती है। ठीक है, और एग्जाम्पल बात करता हूं कि जैसे कि कोई सीढ़ी होती है, ठीक है, कोई सीढ़ी है, ठीक है, अब ये सीढ़ी जो है चढ़ने के लिए सीढ़ी है, या हमारे घरों में भी जो सीढ़ी बनाई जाती है, सीमेंटेड सीढ़ी बनाई जाती है, तो वो सीढ़ी हमेशा किस प्रकार हम उसको उपयोग में लेते हैं, मतलब चढ़ने के लिए वो सीढ़ी को किस प्रकार हम रखते हैं। ठीक है, तो हमें इस सीढ़ी को हमेशा किस प्रकार रखते हैं, तिरछा रखते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमने छत पे चढ़ना है तो इस सीढ़ी को हम कैसे रखेंगे, तिरछा रखेंगे। हमारे घरों में भी जो सीढ़ियां बनी होती है सीमेंटेड, वो भी कैसी होती है, तिरछी होती है। ठीक है, तो हमेशा सीढ़ी को कैसा रखा जाता है, तिरछा रखा जाता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मैं बात करता हूं कि आपके बुक में क्वेश्चन आएगा कि जहाज का डेक, क्या आएगा, जहाज का डेक, मतलब उसमें काम आने वाला है हमारा जहाज का डेक। अब जहाज का डेक होता क्या है, ठीक है, जहाज का डेक होता क्या है उसको मैं बताता हूं कि जहाज का डेक, जैसे कि जहाज आपने सभी ने देखा है, ठीक है, ये मैंने कोई नाव बनाया या जहाज बनाया, ठीक है, अब जहाज है तो उसमें यहाँ पर जो बीच वाला स्थान ये है, इस बीच वाले स्थान पर ही तो हम सामान रखेंगे या व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, ये इसी बीच वाले स्थान पर बैठेगा और ये कुछ ना कुछ मोटाई का बना होता है, ये कुछ ना कुछ मोटाई का बना होता है। तो ये जो मोटाई है इसकी, जो इस मोटाई का ये बना हुआ है, ठीक है, यही क्या है, इसका डेक है, यही जहाज का क्या है, डेक होता है। ठीक है, एक होता है कि पैडस्टल, ठीक है, एक शब्द आता है पैडस्टल। ठीक है, पैडस्टल क्या होता है, देखो पैडस्टल। अब पैडस्टल में सिंपल से बताऊं कि जब हमें कोई मूर्ति लगानी होती है, ठीक है, आपने देखी होगी किसी भी चौराहे पर वगैरह कि वहां पर मूर्ति लगी होती है। तो जैसे कि ये मूर्ति हमें लगानी है तो इस मूर्ति को खड़ा करने से पहले इसके नीचे कुछ ऊंचाई का एक चबूतरा बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, सीमेंटेड एक चबूतरा बनाया जाता है कुछ ऊंचाई का। ठीक है, तो यही जो ये ऊंचाई का जो चबूतरा है यही क्या है, इसका पैडस्टल है, मतलब मूर्ति के नीचे वाला जो भाग होता है वही क्या होता है, पैडस्टल होता है। ठीक है, तो ऐसी बेसिक नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसी बेसिक नॉलेज जो कि हमने सबने देखी है, सुनी है। ठीक है, वो चीज हमें जनरली पता होनी चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में काम आएगी। किस चीज के काम आएगी, ये हमारे डायग्राम बनाने के काम आएगी, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है, इनकी सहायता से कि ये सीधा होता है, टेढ़ा होता है, उसी प्रकार हम बनाएंगे। सीधा है तो सीधा बनाएंगे, टेढ़ा होता है तो टेढ़ा बनाएंगे, तिरछा होता है तिरछा बनाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार भी होता है उस प्रकार इनकी सहायता से हम क्या बना लेंगे, अपना डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम बनाने के बाद आगे हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो इन चीजों के अलावा और क्या काम में आने वाली है वो आपके सामने पहले से ही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या काम में आएगा, जैसे कि हम राइट साइड चलते हैं तो राइट साइड मैंने लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री,
साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है, कोस 30 डिग्री, कोस 45 और कोस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री। इन सभी के मैंने मान लिखे हुए हैं। अब ये मान कहाँ से आए, आप सभी को पता है कि ये मान कहाँ से आए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से, जो कि हमने कहाँ पढ़ चुके हैं, हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 में। तो जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज नंबर 6 का वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो एक्सरसाइज नंबर 6 का वीडियो देखें। वहां से त्रिकोणमितीय सारणी को मैंने बनाना सिखाया है, ठीक है, वहां पर त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना हमने सीखा है, ठीक है। तो वहां से ये मान किस प्रकार हम निकालते हैं, तो वो सब कुछ वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो ये चीज हमारे काम में आने वाली है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा √2 और √3 के मान, जो कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए। मैं इन्हें पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो ये हमें मान याद होने चाहिए। इसके अलावा और हमारे क्या काम में आने वाला है, लाल बटा कक्का, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कहां पर बताया था मैंने, इसकी बात कहां पर करी थी, एक्सरसाइज नंबर 7 में, ठीक है। हमने एक्सरसाइज नंबर 7 देखी थी इससे पहले, तो उसमें हमने लाल बटा कक्का की बात करी थी, ठीक है। अब इसमें 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं, ऊपर की तरफ ये 3 हो गए, नीचे की तरफ ये 3 हो गए, ठीक है। परंतु इस एक्सरसाइज में मैं केवल आपसे ये कहूंगा कि ऊपर के 3 वालों को ही लेके चलेंगे, अपन नीचे वाले तीनों की बात ही नहीं करेंगे, अपन केवल ऊपर वालों की बात करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। एल का मतलब क्या होता है, लंब, के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। कोस आधार बटे कर्ण, तो ए का मतलब क्या हो गया, आधार, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो चुके हैं। अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन की ओर कि हम किस प्रकार तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद हम उसकी कैलकुलेशन को किस किस स्टेप में, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, सीधा। भाई हमारे रोडों पे जो खंबे भी लगे होते हैं वो हमेशा कैसे गड़े होते हैं, कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब भी होता है सीधा, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक खंबा गाड़ दिया जमीन में, और ये हमारी जमीन मान लेते हैं हम, ठीक है। नीचे हमारी हो गई धरती, इस पे हमने सीधा क्या गाड़ दिया, एक खंबा गाड़ दिया, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खंबे की, अब क्वेश्चन में क्या बोला है ये ध्यान से देखें आप, कि खंबे की ऊंचाई, आगे ये दिया है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। खंबे की जो परछाई आएगी, तो खंबे की जो परछाई पड़ेगी वो कहां पर पड़ेगी, जमीन पर, धरती पर पड़ेगी। पर क्वेश्चन के अनुसार यह है कि खंबे की जो परछाई पड़ रही है, तो हमने मान लिया कि खंबे की जो ये परछाई है वो इतनी है, ठीक है। ये हमने मान ली x है खंबे की परछाई, ठीक है। तो खंबे की जो परछाई है वो किसके बराबर है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो ये ध्यान रखना कि जितनी ऊंचाई का खंबा होगा उतनी ही ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, परछाई होनी चाहिए। कि क्वेश्चन में बोला गया है कि खंबे की जो परछाई है वो किसके बराबर होनी चाहिए, खंबे की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। तो जितना ऊंचा खंबा होगा उतनी ही लंबाई की क्या होनी चाहिए, उसकी परछाई। तो खंबे की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खंबे की ऊंचाई को मान लिया h मान लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सूर्य का जो कोण बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कोण, ठीक है, ये कोण बनेगा, इस कोण को हमें निकालना है। थीटा मैंने मान लिया, ठीक है, थीटा मैंने मान लिया, इस कोण को हमें निकालना है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमने इसका क्या कर दिया, नाम दे दिया ए, बी और सी, ठीक है। क्लियर है, अब क्लियर है तो आगे हम चलते हैं। अब हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे, डायग्राम तो इस प्रकार बनाना है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जैसे कि ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, हमारा लंब होता है,
ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको पता है, कर्ण, आधार और लंब। अब हमें क्या देखना है कि इन तीनों में से हमारे किन दो की बात क्वेश्चन में की जा रही है। ठीक है, इन तीनों में से किन दो की बात हमारे क्वेश्चन में की जा रही है, मतलब कर्ण या लंब की बात की जा रही है, लंब या आधार की बात की जा रही है, आधार या कर्ण की बात की जा रही है। इन तीनों में से किन दो की बात हमारे क्वेश्चन में की जा रही है, ताकि हम उन दोनों के जरिए फॉर्मूले का पता लगा सकें कि कौन सा फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखो किन दो की बात हो रही है, केवल लंब की हो रही है। देखो लंब है हमारे पास और आधार है, कर्ण तो हमारे पास है ही नहीं और कर्ण की बात भी नहीं हो रही। ठीक है, तो लंब और आधार, ठीक है, तो लंब और आधार देखो यहाँ पर लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, tan के अंदर। मैंने बोला नीचे वालों की बात करेंगे ही नहीं, हम ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमने लिख दिया है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू तो दी नहीं है, थीटा की वैल्यू तो हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू हम थीटा ही रखेंगे। इसके बाद लंब, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका नाम लिखना है। पहले क्वेश्चन को मैं बड़ा ही आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, हमें क्या करना है, लंब का सबसे पहले नाम लिखना है। लंब कौन सा हमारा, खड़ा वाला ये। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा, BC। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा हमारा, BC। आधार की बात करते हैं तो आधार हमारा कौन सा है, ये, तो इसका नाम क्या बनेगा, AB। ठीक है, तो इसका नाम बन गया AB। अब नाम लिखने के बाद अगली स्टेप में हमें इनके क्या करने, मान लिखने हैं। मान कैसे लिखेंगे, tan थीटा बराबर BC की वैल्यू, देखो BC की वैल्यू क्या है, H, तो BC की वैल्यू H कर देंगे। इसके बाद AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, X है। यहां तक हमने कर दिया। अब क्वेश्चन के अनुसार देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के क्या है, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, h के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये कंडीशन हमें कहां पर दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, हिंदी में लिख के दी गई है, इस प्रकार हमने लिखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर h, हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो x की जगह पर हमने h लिख दिया, h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बच गया। हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan वाली लाइन में देखो, tan वाली लाइन में देखो कि 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, tan थीटा बराबर 1 कितने डिग्री का मान हो गया, tan 45 डिग्री का हो गया। तो मतलब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45, क्योंकि यहाँ पर tan में है तो tan में ही हम लेके चलेंगे ताकि tan से tan कैंसिल हो जाए। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, 45 डिग्री निकल कर आएगी। ठीक है, तो हम हिंदी में लिख देंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, क्लियर है, क्लियर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पहला क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, यदि क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखेंगे। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन दिया गया है। उससे पहले मैं इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और इसका बेसिक क्लियर करा देता हूं। जैसे कि बेसिक में अगर क्लियर कराता हूं तो आपके यहाँ पर 3 कोण इसमें काम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 कोण हमारे काम में आते हैं।
तीन कोण कौन कौन से काम में आते हैं? तो एक कोण होता है हमारा अवनमन कोण, ठीक है, दूसरा होता है हमारा उन्नयन कोण और तीसरा होता है हमारा पूरक कोण, ठीक है। अवनमन कोण की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो, मैं सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो जैसे कि सबसे पहले हमारा अवनमन कोण, ठीक है, दूसरा हमारा उन्नयन कोण और तीसरा हमारा पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है। ये तीन कोण होते हैं जो कि हमारे काम में आने वाले भी हैं इनमें, ठीक है। तो मैं इनको बेसिक वे में आपको बताता हूँ, सिंपल भाषा में बताता हूँ। अवनमन कोण का मतलब ऐसा कोण, ठीक है, या सिंपल से एग्जांपल जैसे कि ये वस्तु रखी हुई है नीचे की तरफ, हमारी आंख से कहां पर रखी हुई है? नीचे की तरफ। तो जिस वस्तु को देखने के लिए हमें नीचे की ओर अपना सर झुकाना पड़े या अपनी आंखों को क्षैतिज की तरफ हमें झुकाना पड़े, तो जहां उस समय जो कोण बनता है, ठीक है, उस समय जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण होता है, ठीक है, अवनमन कोण होता है। और ये उल्टा हो जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? ऐसा कोण जो हमारे ऊपर की तरफ बनता हो, मतलब ये वस्तु ऊपर रखी हुई है, हमें सर कहां पर उठाना पड़ रहा है? ऊपर की तरफ हमें सर उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, वो कौन सा कोण हो जाएगा? हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है, उन्नयन कोण हो जाएगा। और पूरक कोण की अगर मैं बात करता हूं तो पूरक कोण तो बड़ा ही सिंपल है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? ऐसे दो कोणों, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, जिसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं, जैसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। या ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम 30 डिग्री और 60 डिग्री, पहला 30 है और दूसरा 60 है। या ऐसे भी हो सकता है 45 और 45, ठीक है, 45 और 45। ऐसे भी हो सकता है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। परंतु यहाँ पर 0 मेनली काम में नहीं आएगा, हमारी इस एक्सरसाइज में 0 कहीं भी काम में नहीं आएगा। हमारे मेनली कौन से कोण काम में आते हैं? 30, 60 और 45, ठीक है, ये काम में आएगा। अब पूरक कोण यहाँ पर किस प्रकार रोल करेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरक कोण का क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो केवल एक क्वेश्चन दिया गया है पूरक कोण का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरक कोण नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन में आपका पूरक कोण नहीं मिलेगा, वो कोण हमें निकालना है। तो जब पूरक कोण अगर नहीं दिए उस कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें कोण याद रखने हैं। पूरक कोण क्या होंगे? थीटा और 90 माइनस थीटा, ये हमें याद होने चाहिए। जब हमें पूरक कोण नहीं दिए गए हो तो हमें पूरक कोण ये याद होने चाहिए। कौन कौन से होंगे? थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहला हो जाएगा थीटा और दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस का थीटा माइनस के थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल 90 बचेगा। तो 90 आना चाहिए था जोड़ने पर, तो ये हो जाएंगे हमारे पूरक कोण हो जाएंगे। तो इन कोणों की मैं बात कर रहा था, जो भी हमारा बेसिक में भी आता है ये चीज, ठीक है, उस समय मैंने बताना रह गया था। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पर एक शब्द आया था, पाद बिंदु आया था। तो वो पाद बिंदु से मुझे याद आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमने कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कोई खंबा मान लेता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था खंबा है, या हम मीनार मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी आप मान लो। तो इसमें कौन से बिंदु होंगे? 2 बिंदु होंगे, एक ऊपर का होगा और एक कौन सा होगा? नीचे का बिंदु होगा। 2 ही बिंदु होंगे। ऊपर वाले किसी भी वस्तु का ऊपर का बिंदु, ठीक है, ऊपर वाले बिंदु को हम क्या क्या बोल सकते हैं? शीर्ष बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है, शीर्ष बिंदु बोल सकते हैं, शिखर बिंदु बोल सकते हैं। क्वेश्चन में ये लिखे आ सकते हैं कुछ भी, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। शीर्ष बिंदु लिख के आ रहा है तो मतलब ऊपर वाला ही है, शिखर आ रहा है तो ऊपर ही है, या शिखर की जगह ये भी आ सकता है चोटी, ठीक है, ऐसे आ सकता है एक मीनार की चोटी, ठीक है, तो चोटी भी हो सकता है। नीचे वाले बिंदु की मैं अगर बात करता हूं तो आधार बिंदु हो सकता है, ठीक है, आधार बिंदु हो सकता है, या पाद बिंदु हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है?
पाद बिंदु हो सकता है। तो ये चीज भी आप याद रखोगे, ये भी हमारा बेसिक में ही आता है। तो अब चलता हूं मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर जो हम कर रहे थे, ठीक है, जिसको मैंने आधा पढ़ा था। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन, आ गया होगा आपके दोबारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा डायग्राम, मतलब ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, मीनार बनाई। और मीनार जनरली कहां पर खड़ी होगी, सीधी सी, भाई सीधी सी बात है, धरती पर खड़ी होगी, धरती है हमारी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कौन सा होगा, मैंने अभी बताया आपको, पाद बिंदु कौन सा होगा, नीचे वाला बिंदु होगा, ठीक है। पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, इस पाद बिंदु से हमें 100 मीटर दूर चलना है। तो 100 मीटर दूर हमने धरती इधर की तरफ बनाई है, भाई अगर आप इधर की तरफ बनाते तो इधर चलो, ठीक है, इधर की तरफ बना रहे तो आप इधर चलो। तो हम 100 मीटर की दूरी पर चल रहे हैं, तो मैंने मान लिया 100 मीटर हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारी कितनी दूरी हो गई, 100 मीटर की दूरी हो चुकी है हमारी ये वाली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम चलते हैं, दूरी से 100 मीटर की दूरी से, ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं हम, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, सिंपल से एग्जांपल, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, वो 100 मीटर की दूरी पर आया तो यहाँ पर आ गया। अब वो व्यक्ति यहीं पर है, 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का, किसके शिखर का, भाई शिखर किसका है फिलहाल यहाँ पर, मीनार का, ठीक है। उसके शिखर का उन्नयन कोण, इस व्यक्ति से, यहाँ से, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है हमें, 60 डिग्री दिया गया है। कितने डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है, ठीक है। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, h हम मान लेते हैं, क्योंकि h हम लिखते हैं हाइट, इंग्लिश में ऊंचाई को क्या बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। तो हाइट का h हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई हमने मान ली h, इसके बाद हम इसका नाम दे देते हैं A, B और C। तो हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट, डायग्राम कंप्लीट। उसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किन दो की बात हो रही है, देखो लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब और आधार किसके अंदर आ जाएंगे, tan थीटा के अंदर आएंगे। तो हम लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। यदि आप एक चीज और लिखना चाहते हो तो आपको और बेटर होगा, क्या लिखना चाहते हो कि आप किस त्रिभुज के अंदर वर्क कर रहे हो, ठीक है, किस त्रिभुज के अपन अंदर वर्क कर रहे हैं। तो कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर, त्रिभुज ए, बी और सी। बीच में हमेशा कौन सा आना चाहिए, 90 वाला आना चाहिए, ए, बी और सी। तो यहाँ पर हम एक चीज और लिख देंगे, त्रिभुज ए, बी, सी से, ठीक है, एक लाइन थी, ये हम बढ़ा देंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज आप लिख सकते हो, यही लिखा जाएगा, क्योंकि यही त्रिभुज लिया था हमने ABC, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो गया हमारा लंब बटे आधार। इसके बाद अब थीटा की जगह हमें क्या कर रहा है, थीटा की जगह हमें थीटा की वैल्यू लेनी है। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, हमें 60 डिग्री इसकी वैल्यू दी गई है, तो हम 60 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद लंब का नाम क्या है, तो लंब का नाम हम देखेंगे, क्या नाम है इसका, BC। और आधार का नाम हम देखेंगे, तो आधार का नाम क्या है, AB, ठीक है। इसके बाद हमें tan 60 की वैल्यू चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू आप देखोगे तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। वैसे ये चीजें याद नहीं है तो त्रिकोणमिति अनुपात सारणी बना लो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। tan 60 की वैल्यू हो गई हमारे पास √3। इसके बाद BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है, H। और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100, ठीक है, 100 है। इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या मान सकते हैं, 1। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई जो कि हमने क्या मानी है, h मानी है। तो h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h को 1 से करेंगे h, और 100 को √3 से करेंगे, तो 100 √3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस कैलकुलेशन को आगे भी कर सकते हो, ठीक है, आगे भी आप कर सकते हो, परंतु हमारे बुक में यहीं पर आंसर दिया गया है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। अगर आप करना चाहते हो आगे, तो आगे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आगे हम कर सकते हैं, इसमें देखो 100 √3 का मान हम लिख सकते हैं। √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.732, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 मीटर,
ये हमारे पास निकल कर आएगा, जो भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये भी हमारा जो निकल कर आया, ये भी हमारा क्या है, सही आंसर है। आपकी बुक में ये आंसर दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर छोड़ा है। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई आई है, ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख देंगे, हमारी जो मीनार की ऊंचाई आई है, हिंदी में हमें लास्ट में आंसर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमारी क्या हो गई, 100√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके आते हो तो आप यहाँ पर लिख दोगे मीनार की ऊंचाई बराबर 173.2 मीटर, ठीक है। क्लियर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपके सामने आ गया होगा, क्या है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। मतलब एक दीवार के सहारे पर क्या लगा रखी है, सीढ़ी लगा रखी है। जो सीढ़ी कहां पर पहुंचती है, दीवार के शिखर तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दीवार बना लेते हैं। ये हो गई हमारी दीवार, ठीक है, और ये हो गई हमारी धरती, हो गई, ठीक है। अब एक सीढ़ी हमें लगानी है। तो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी, जो सीढ़ी लगती है वो हमेशा कैसी लगती है, तिरछी लगती है। तो हम इसको कैसा लगा देंगे, तिरछा लगा देंगे। और ये कहां पर पहुंचनी चाहिए, दीवार के शिखर तक, दीवार के शिखर तक हमारी पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ये हमने बना दी। परंतु क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, देखो 15 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब ये 15 मीटर जो है वो सीढ़ी की क्या है, लंबाई। तो हमारी सीढ़ी कौन सी थी, ये वाली, तो इसकी लंबाई हमें दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये सीढ़ी था, ये दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस दीवार की ऊंचाई बताइए, कितनी ऊंची दीवार है। तो दीवार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी, क्योंकि हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया। बस क्या रह गया, नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। क्लियर है, डायग्राम कंप्लीट है। अब ये देखो कि किन दो की बात हो रही है, किन दो की बात हो रही है, कर्ण की और लंब की, ठीक है। कर्ण और लंब किसके अंदर आ रहे हैं, देखो लंब और कर्ण, साइन थीटा, ठीक है। नीचे तो देखो ही मत, ऊपर देखते जाओ। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम लिख लेंगे, पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है, देखो लंब का नाम BC। अब आप सीख गए होंगे कैसे करते हैं हम क्वेश्चनों को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद कर्ण का नाम क्या है, कर्ण ये वाला है, कर्ण का नाम क्या है, AC, कर्ण का नाम हो जाएगा AC। साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो साइन 60 की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, √3/2। इसके बाद BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमारे पास दी हुई है H, और AC की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। AC की वैल्यू हो गई 15। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2H, और 15 को हम √3 से करेंगे, 15√3, ठीक है। अब 2 का क्या कर दो, भाग लगा दो, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, H की वैल्यू चाहिए। तो H की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 15√3 में हम किसका भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। अब क्वेश्चन में हमें, हमारी जो बुक है उसमें यहीं पर आंसर दिया गया है, ठीक है, यहीं पर आंसर दिया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चनों में क्या दिया गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में, ठीक है। परंतु बोर्ड में आपके ऑप्शन नहीं आते, ठीक है, बोर्ड में आपके ऑप्शन नहीं आते हैं। तो ऑप्शन के क्वेश्चनों को वो प्रॉपरली क्वेश्चन बना देगा। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ था कि दीवार की ऊंचाई है का मतलब यहाँ पर ऑप्शन है, परंतु बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, दीवार की ऊंचाई बताइए या दीवार की ऊंचाई ज्ञात
कीजिए, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अनुसार यही वाला आंसर दिया गया है, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। आगे आप करना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करोगे, √3 की वैल्यू रखोगे, उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 का डिवाइड कर दोगे, 2 का भाग लगा दोगे, तो हमारी जो दीवार की ऊंचाई आई है वो कितनी आ गई, 15√3/2। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः दीवार की ऊंचाई कितनी हो गई, 15√3/2 मीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था। क्लियर है, चलते हैं आगे बढ़े। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और खूब सारा शेयर करें। और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आपके सामने आ गया होगा, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, 10 मीटर ऊंची क्या है, मीनार। तो सबसे पहले बना दो मीनार, तो कहां पर खड़ी होगी, धरती पर हो गई खड़ी। 10 मीटर ऊंची थी क्या, मीनार, मतलब मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 10 मीटर, लिख दिया। आगे की बात करते हैं, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। ठीक है, मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर यह है, ठीक है, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, तो पृथ्वी पर एक बिंदु ये ले लिया। ठीक है, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इनको मिला देते हैं। ठीक है, अवनमन कोण दे रखा है, अवनमन कोण कहां बढ़ेगा हमारा, ऊपर बन जाएगा। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि जेड आकृति जो होती है, उसमें ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जेड आकृति में ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जेड आकृति बन रही है, ये दोनों अंदर वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हम देखते हैं आगे और क्या दे रखा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक 10 मीटर ऊंची मीनार थी। ठीक है, और इसके शिखर से, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है जो हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है, इस शिखर से इस बिंदु का अवनमन कोण जो कि हमने कहाँ बनाया, ऊपर बनाया, कितना दे रखा था, 30। जेड आकृति होने के कारण ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये 30 था तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, तो आगे क्वेश्चन में क्या है कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। ठीक है, इस बिंदु की, इस मीनार के आधार से, आधार बिंदु कौन सा होगा, नीचे वाला। तो इस बिंदु की आधार से हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है, जो कि हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या रहेगी हमारा, नाम देना, नाम दे देते हैं A, B और C। तो हम स्टार्टिंग करते हैं त्रिभुज ABC से। ठीक है, त्रिभुज ABC से क्या काम में आ रहा है, देखो लंब और आधार। तो लंब और आधार किसके अंदर हो जाएंगे हमारे, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हमारा tan थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, 30 डिग्री हमारे पास इसकी वैल्यू है। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है BC। आधार का नाम क्या है, आधार का नाम है AB। ठीक है, आधार का नाम क्या है, AB नाम है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखेंगे आपके सामने है 1/√3। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू देखेंगे 10, और AB की वैल्यू देखेंगे, AB की वैल्यू क्या है, x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 10 को हम √3 से करेंगे, तो 10√3 मीटर। अब आपकी बुक में यही आंसर दिया गया है, तो हम यही छोड़ देंगे। आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, क्या √3 का मान रख के उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसी चीज को हम लिखेंगे। इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु की मीनार के आधार से
दूरी कितनी हमारी निकल कर आई, 10√3 मीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपके सामने आ गया कि क्या है, एक नदी के ऊपर एक पुल। ठीक है, अब नदी के ऊपर हमें क्या बनाना है, पुल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि हमारी ये नदी बह रही है। ठीक है, ये हमारी कोई नदी है। ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, पानी बह रहा है। ठीक है, तो ये हमने नदी बहा दी, नदी आगे बहती जा रही है। ठीक है, अब ये नदी हो गई, इसके ऊपर हमें एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, पुल बनाना है, ताकि हम इस नदी को आराम से क्रॉस कर सके। पुल की सहायता से हम इसे आराम से क्रॉस कर सके। तो हमें इस पर क्या करना है, एक पुल बनाना है। ठीक है, तो हम इस पे ये क्या कर देते हैं, इस प्रकार क्या कर देते हैं, एक पुल बना देते हैं। क्योंकि अब मैंने आपको लाइन पढ़ भी दी थी, क्योंकि वो अब यहाँ पर पुल तिरछा क्यों बनाए, इसका कारण है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पुल को हम सीधा भी बना सकते थे, परंतु तिरछा हमने क्यों बनाया है, तिरछा क्यों बनाया है देखेंगे। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन की एक लाइन तो आपके सामने पढ़ी थी। एक लाइन मैंने आपके सामने क्या पढ़ी थी, नदी के ऊपर एक पुल है जो नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब 45 डिग्री के एंगल पर पुल होना चाहिए। 45 डिग्री के एंगल पर, अगर हम सीधा बनाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पर। और हमें क्या करना है, तिरछा बनाना है। तिरछा बनाना है ताकि ये जो एंगल बने, ये नदी के तट के साथ जो एंगल बने, ये कितने डिग्री का हो, ये कितने डिग्री का हो, 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, कितने डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। अब यहाँ पर चित्र हम बना रहे हैं, तो हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है कि पुल के ऊपर से हमें पानी नहीं दिखेगा। ठीक है, जो पानी होगा वो पुल के नीचे की तरफ होगा, पुल के ऊपर पानी नहीं दिखेगा। ये तो हमारा एक तरह से पुल का रोड हो गया। ठीक है, तो ये हमें चित्र में ऐसी छोटी मोटी चीजें भी हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, 45 डिग्री का कोण हमने बना दिया। 45 डिग्री का कोण बनाता है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, इस नदी के ऊपर जितना पुल है उसकी लंबाई हमें दे रखी है 150, मतलब 150 मीटर। ठीक है, नदी के ऊपर पुल यहां से लेकर यहां तक है, इसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 150 मीटर हमें दे रखी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन में दे रखी है नदी के ऊपर जितना पुल है। ठीक है, ये पुल है नदी के ऊपर। ठीक है, उसकी लंबाई हमें दे रखी है 150 मीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई क्या है, ये नदी की चौड़ाई है, इतनी चौड़ी नदी है। ठीक है, ये नदी की चौड़ाई है, तो यही हमें क्या करना है, निकालना है। नदी की ये चौड़ाई हमें निकालनी है, तो नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, फिलहाल इसको h मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने, h, क्योंकि एक तरह से हाइट ही तो है। ठीक है, हमारा जो ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है उसके लिए तो ये क्या है, हाइट है। अब हम क्या बात कर लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। हमारा ये त्रिभुज बन गया, जिसका नाम हम क्या दे देंगे, ए, बी और सी। सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे उसी प्रकार त्रिभुज ए, बी, सी से लिख दिया। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, देखो क्या चीज काम में आ रही है, क्या काम में आ रही है, कर्ण और लंब। कर्ण और लंब किसके अंदर आ जाएंगे, साइन थीटा के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम हम चेक करेंगे, देखो BC, लंब का नाम क्या है, BC। कर्ण का नाम हम चेक करेंगे, तो कर्ण का नाम है AC। साइन 45 की वैल्यू देखेंगे आपके सामने कितनी है, 1/√2। BC की वैल्यू कितनी है H, और AC की वैल्यू कितनी है 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को h से करेंगे तो √2h। ठीक है, √2 को h से करें, √2h। इसके बाद 150 को 1 से करेंगे तो 150। ठीक है, अब √2 को क्या कर दो, भाग लगा दो, तो h बराबर 150 में हम √2 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। अब रूट की संख्या नीचे नहीं होनी चाहिए, बटे में, हर में,
ठीक है, हर में या एक तरह से बोले बटे में, ठीक है। तो वहां पर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो उस रूट की संख्या को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं तो जो नीचे हमारी संख्या है हर में, उसी संख्या से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उसी से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो h बराबर 150 को √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 √2, √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 150 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 75 बार। तो हमारा h की जो वैल्यू आएगी वो 75 √2 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, नदी की चौड़ाई बताइए, तो नदी की चौड़ाई हमें बतानी है, नदी की चौड़ाई हमें बताएंगे तो 75 √2, जो कि हमें ऑप्शन में यही ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, √2 की वैल्यू लिख सकते हो, √2 की वैल्यू 1.414, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 75 से मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वही हमारा क्या हो सकता है, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बुक के अनुसार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हमारा ये करेक्ट आंसर है, ठीक।